नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। नेवी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट निकल चुकी है। अब आपको एडमिट कार्ड की न्यूज मिलने वाली है डायरेक्ट। तो क्लासेज रेगुलर है, आपसे रेगुलर करेंगे। पहले से कुछ क्लासेज आपके लिए अपलोड कर रखी है, उन्हें ज़रूर देखिए। आपने लाइव सेशन अटेंड किया होगा उन क्लासेज का। और अब हर दिन शाम को 6 बजे क्लास होती है। तो मैंने एक सीरीज शुरू की थी, आपको पता होगा, जिसमें आने वाली भर्तियों और अभी चल रही भर्तियों की नॉन टेक को एक साथ करेंगे, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है। जैसे कि रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन की अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। और यदि ये आपके हाथों से वैकेंसी निकल गई ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन लेना। अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। और नॉन टेक का सिलेबस सेम है, 10th लेवल का रखा गया है। पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्लासेज शुरू है, उन्हें भी आप देखिए। और उन पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इसलिए अब अलग अलग क्लासेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, उनको देख कंटिन्यू करेंगे। आगे है आपके नेवी ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसी। इसके लिए भी उनमें मिक्स क्वेश्चन है, आप वहाँ से देखिए। सीपीआरआई का एग्जाम होगा, उसके लिए भी क्लासेस शुरू हैं। दिल्ली मेट्रो में एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वर्ष 2020 के बाद माने तो ये आपके सामने वैकेंसी होगी, आई थिंक 19 या 20 के बाद। तो उसकी भी तैयारी आपको करनी चाहिए। 2020 में लास्ट वैकेंसी आई थी दिल्ली मेट्रो में, और अच्छी खासी वैकेंसी है, सबसे बड़ी आप मान सकते हैं। एनपीसीआईएल के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के होने हैं, जैसे कि राउत बाटा के होने हैं, काकरा पार के होने हैं, तो उनके भी एग्जाम होंगे। तो इनके लिए हम क्लासेज चालू कर रखी है। आप नॉन टेक पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर बेस्ड पर क्वेश्चन हैं, जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट है, आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके यानी कि नेवी ट्रेड्समैन के लिए हमने एक 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपका नॉन टेक कवर हो जाएगा। पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर प्रति आवर की गति से उड़ता है। 5 सेकंड की उड़ान में हवाई जहाज कितना फासला तय करेगा? तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या यूज करना है, एक फॉर्मूला क्या होता है सबको याद है जनरली, मैं लिख देता हूं। चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना है। ये यदि फॉर्मूला लगा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है, चाल आपको दे रखी है कितने में, 1080 किलोमीटर प्रति आवर में, और आगे आपको दे रखा है कि 5 सेकंड। तो ये आपकी दूरी, आपको डी याद करना है, टी आपको दे रखा है 5 सेकंड। तो आप देखिए, अब आपको क्या करना है, जब डी ज्ञात करना है तो 5 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये देखिए यहाँ 5 की गुणा कर देते हैं और ये आपके आ जाएगा डी। अब देखिए ये आपका है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति आवर आपको दे रखा है। अब आपको जो निकालना है वो मीटर में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। और जब बड़े से छोटे में करते हैं तो आपको क्या करना होता है, इस कैलकुलेशन को आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18 से क्यों करना है, क्योंकि हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। तो कर दीजिए, अब कर देते हैं तो ये 18 से कट करेंगे, डायरेक्ट कट कर देते हैं। कैसे करेंगे कि आपका ये हो गया 9 बार, और ये 5, 4 और 540, यानी कि मैंने अभी किया है। और अब ये 9 से कर देते हैं कि आपके आ गया 60। अब ऊपर आपको गुणा करनी है 5 × 60 × 5, यानी कि आपके 300 × 5 यानी कि 1500। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करने का सबका अलग अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका था, मैंने कैलकुलेशन कर दी है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, एक्स्ट्रा बातें वो मैंने आपको बता दी है। वो आपको करना है कि मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, आंसर आ जाएगा। ये रहा आपके सामने आंसर, ऑफिशियल आंसर की में सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपके सामने है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। बदल देंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। हर क्वेश्चन को फॉर्मूला से जब तक बन सके ना, तो फॉर्मूला यूज कर लिया करो, आसानी से क्वेश्चन का हल हो जाता है। कैसे, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपको कहता है C/, आपको करना है
c/100 रख दीजिए, या फिर डायरेक्ट इसे छोटा करते हैं तो आप लिख दीजिए c/5 बराबर f-32 डिग्री। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं ताकि आपकी एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिलता है। 32 डिग्री बट्टे आपके 9, ये मैंने लिखा है 9। अब देखिए आपको आसानी से करना है, डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करना है तो कर दीजिए c बराबर f कितना दे रखा है 95 डिग्री, तो लिख देते हैं f की जगह 95 डिग्री माइनस 32 डिग्री, और ये 5 इधर था ऊपर चला जाएगा तो इससे कर देगा गुणा, और बट्टे में आपके क्या बचेंगे 9। अब देखिए माइनस कर दीजिए तो आप कहेंगे 3 और 6 यानी कि 63 × 5 बट्टे 9। क्या आया आपके पास कैलकुलेशन में? मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं कि आपकी है 63 डिग्री इंटू 5 बट्टे 9। अब मैं आपसे कहूंगा जब तक कटता है तो काट दीजिए, तो आप कहेंगे कि 7 बार में कट जाएगा, तो ये देखो 7 बार में कट गया। 7 को आप 5 से गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 35, यानी कि 35 डिग्री आपका आंसर है। क्या ऑफिशियल आंसर की में? जी बिल्कुल आपका आंसर सही है, 35 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप जब चेंज करते हैं सेंटीग्रेड में तो आपके आता है 35 डिग्री। वैसे ही आप याद कर लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 98 पॉइंट कुछ बराबर होता है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर याद है ना 37 डिग्री। तो आपको आंसर में वहाँ थोड़ा तुक्का ही लगाना था। यदि आपको 37 डिग्री का पता है कि 98 के आसपास होता है तो 95 35 के लगभग बराबर होगा, क्योंकि आसपास का ऑप्शन 35 ही दे रखा है, 45 25 और 15 आसपास के नहीं है। तो थोड़ा हिंट या फिर लॉजिक लगा लिया करो, कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना डायरेक्ट सूत्र है आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बाकी से अलग आकृति चुनिए। अब देखिए आकृतियां आपको क्वेश्चन में 4 दे रखी थी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेते वक्त 2 आकृतियां लिए, क्योंकि फिर बड़ा हो जाता है। या आकृतियां मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने वो आकृतियां एडजस्ट ही नहीं की है। तो अब देखिए आकृतियों में उन्होंने अलग अलग सिस्टम से दे रखा है 4 गोले इस प्रकार से, लेकिन ये वाली आकृति है इसमें 3 लाइन से गोले, 3 त्रिभुज और 3 इस प्रकार से दे रखा था, ये सबसे अलग थी। और ऊपर वाली की तरह 2 आकृतियां और थी। तो आप रीजनिंग में तो आकृति देखकर आंसर कर लेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। आपका हर शेयर हमें मोटिवेट करता है। और नॉन टेक की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आपका पूरा नेवी ट्रेड्समैन का सिलेबस कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी जनरल अवेयरनेस। जरूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का विषम समूह चुनिए। विषम समूह को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर मतलब आपकी भिन्न। 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है, भिन्न, ओड नंबर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विषम चुनिए। तो आप कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखकर क्या करेंगे, इसका आंसर करने के लिए आपको देखना है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। तो पहला आप कहेंगे WVS है, तो आप कहेंगे UVW। तो आपके एक छोड़कर एक पीछे आया, TU, यानी कि ये बीच में क्या है, ये गैप है। क्या है? U के बाद देखो, W के बाद उल्टा लिख रहा है, ये ABCD उल्टी लिख रहे हैं। W के बाद U आता है, फिर W से पहले V आता है, फिर U आता है, फिर आपके T आता है, S आता है। तो W के बाद ये लिख दिया और ये लिख दिया, बीच वाले एक एक गायब किए हैं। अच्छी बात है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर B को, यानी कि उल्टी ABCD चला रहा है, QOM। तो आपको पता है Q से पहले क्या आता है, PQ, और आपके O से पहले आता है N, यानी कि एक एक छोड़कर लिखा है। अच्छी बात है, ये भी आप पहचान गई। आगे देखिए इस वाले ऑप्शन में एक बार C वाला देख लेते हैं, तो आपको ऑप्शन सारे देखने हैं एग्जाम में। तो E, फिर D, C, B, A आना चाहिए, लेकिन इसने लिखा है ECA, यानी कि बीच वाले छोड़ दिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर C को, जो आपका आंसर है वो कह रहा है GIK। अब इसमें देखिए आगे चला गया, और सब में तो पीछा चला, उल्टी ABCD लिख रहा है। इसमें देखिए G के बाद I लिख दिया, लिखना क्या चाहिए था, तो आप कहेंगे इसको लिखना चाहिए था GE, यानी कि उल्टी चढ़नी चाहिए थी। फिर आपको C लिखना था, यदि ये लिखता तो सही होता, लेकिन इसने तो उल्टा लिख दिया है, यानी कि यही आंसर है। ये सबसे अलग है, सबसे विषम आपको ओड नंबर यही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है पृथ्वी पर, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, रेलवे में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और राउत भाटा का कोई एग्जाम हुआ था अभी
यानी कि NPCIL राउतबाटा का, उसका मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। और एक राजस्थान रोडवेज का भी क्वेश्चन था जिसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वो सारे पेपर मैंने यूट्यूब पर करवा रखे हैं, आप वहाँ से देखिए। और अब आपके NPCIL में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो एक लाइन को गांठ बांध लीजिए कि कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान कहीं भी लेकर जाइए चेंज नहीं होता। द्रव्यमान आपके सेम रहता है, यानी कि मास आपके सेम रहता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल और चाहे आपके चंद्रमा। तो ये आपके मास रहेगा, स्थिर रहेगा, आप कह सकते हैं परिवर्तित नहीं होता। ये लाइन आप याद कर लीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा वेन आरेख सेब, फल और खाने के बीच संबंध दर्शाता है। तो सेब, फल और खाने, आप कह सकते हैं एक खाने वाली वस्तुओं या खाने वाली चीज़ों से संबंधित है। तो आपको देखना है, वो तीन आपको वर्ड देंगे वेन डायग्राम में। DRDO में भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया था। तो आपको उन तीनों को देखना है क्या है। तो आप कहेंगे एक आपको दे रखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, सेब है, आप कहेंगे खाने का फल है, और फल है यानी कि, और ये आपका खाना है। तो आप कह सकते हैं एक सर्किल हम बनाते हैं खाने का। तो खाने के अंतर्गत क्या आता है, तो आप कहेंगे सब्जियां आता है, फल आता है। और सेब किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे फल के अंतर्गत। तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए कि पहला ये दिखा रहा है खाने की वस्तुओं को, फिर दूसरा डायग्राम दिखा रहा है वो फल होती है, सब्जियां होती है, तो ये फल वाला डायग्राम है। और सेब किस में आता है, यदि फल में आता है तो फल के अंदर वाले में लिखते हैं, यदि बाहर होता तो हम बाहर लिखते हैं, क्योंकि सेब एक फल है तो फल के अंदर लिखेंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे वाले दो डायग्राम में ये दे रखा है, जब कोई तीन ऐसे नाम दे दे जो तीनों एक दूसरे से अलग हो, जिसे नाम देता एक नाम दे देता सेब, फिर एक नाम दे देता आपको आलू, और एक नाम दे देता आपको पेन। तो अब इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सेब ये बन जाता, ये आलू बन जाता, ये आपके तीनों बन जाते, अलग अलग बनते। या फिर कोई ऐसी चीज देता तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, तो ये वाला बन जाता। और यदि आपको कहता कि खाने की वस्तु का नाम दे देता तो ये बनता, और उसमें दो अलग अलग चीजें देता, जैसे एक सेव दे देता और एक आलू दे देता, तो हम कहते एक सेव का एक आलू का बनेगा। लेकिन वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, अलग अलग होते। तो आप कर सकते हैं ऑप्शन, आपकी इजी क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम का, आप कर लेंगे। तीनों वर्डों के बीच आपको कनेक्शन देखना है, कैसा रिश्ता है वो आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को बनाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा है। दर्पण छवि आपको जब भी ज्ञात करनी है तो मैंने एक लाइन याद करवा दी आपको। एक तो आता है जल, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये है दर्पण वाला। दर्पण में जब भी ज्ञात करना हो तो एक लाइन याद कर लीजिए कि जो समय आपको दे रखा है उसे आपको हमेशा माइनस करना है 11:60 में से। और 11:60 में से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि घड़ी में बजते हैं 12, और 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60 को हम 12 मिनट कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद करने का सिंपल ट्रिक आपके सामने है। 11:60 में से जो आपको टाइम दे रखा है उसे माइनस कर दीजिए। आपको टाइम दे रखा है 9:30, तो माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके सामने टाइम आ जाएगा 30 मिनट और 2 ये आवर। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि आपकी घड़ी में दीवार पर टंगी है, उस घड़ी में 9:30 हुए हैं, तो आपको दर्पण में उसमें 2:30 दिखाई देंगे। ये आपको बताना है। आंसर इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए ये पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ, साथ साथ वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हर रोज अपलोड कर देता हूँ। लेकिन पहली जो क्लास हुई थी कॉमन सभी भर्तियों के लिए, उसकी पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई है क्योंकि टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब जैसी एग्जाम क्लास होती है उसके 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहीं देता हूं मैं, न्यूज नोटिफिकेशन पीडीएफ वहां आती है। किसी संख्या की 28% का मान 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी संख्या का 28% है, मान लेते हैं वो संख्या है एक्स का 28% यानी कि x इंटू 28/100 बराबर कितना दे रखा है, मान 35 है, तो मान हमें दे रखा है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, ये आपको समीकरण यूज करके ज्ञात करना है। x ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे x को करेंगे अकेला, x को अकेला करेंगे तो क्या बन जाएगा 35 इंटू 100 बट्टे आपके 28। इसे आप काटा पीटी कर दीजिए तो आप कहेंगे 2 से काट देते हैं। तो आपके इजीली मैं आपको कमजोर से कमजोर बच्चों को बता रहा हूं कि कैसे काटा पीटी करते हैं। तो ये आपके हो गया 50।
फिर आप इसे 2 से कट दीजिए, ये आपके हो गया 7/25। ये आप 7 से कट कर दीजिए तो आप कहेंगे 5। कैलकुलेशन का सबका अलग अलग तरीका होता है, आप कर सकते हैं। तो 5 को 25 से गुणा कर दीजिए, आपके आंसर आएगा 125। ये देखिए आपके सामने कैलकुलेशन का आंसर है। तो आपने वो संख्या याद कर लिया, वो संख्या है 125, जिसका 28% यदि हम करते हैं तो आपके 35 आता है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, संख्याएं इजी दे सकता है, हार्ड भी दे सकता है, टफ भी दे सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन में 125 का 28% कीजिए, क्या 35 आ रहा है? हाँ, तो आंसर कर दीजिए। यदि 120 का 28% कीजिए, आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं। आपके सामने एक और ऑप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अब आप कहेंगे सर ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस हमें क्यों पूछेगा? तो देखिए आपके सिलेबस में है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जागरूकता। तो ये सामान्य जागरूक क्वेश्चन है कि आपको कितनी नॉलेज है अपनी ग्रंथियों के बारे में, आयोडीन, घेंगा, इनके बारे में। ये भी तो आपके अवेयरनेस में पूछा जा सकता है ना, तो पढ़ लीजिए यार। कह रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा और क्या आवश्यक है। अब देखिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, तो आपकी याद रखना है थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि आपकी क्या हार्मोन निकालती है? वो आपकी निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमी से रोग होता है, वो घेंगा रोग होता है, और उसे आप कहते हैं गलगंड या फिर घेंगा रोग। तो ये किसकी कमी से होता है? आपकी आयोडीन की कमी से होता है, और यदि आयोडीन प्रचुर मात्रा में है तो आपकी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, आयोडीन की यदि आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको गलघंड या घेंगा रोग हो जाता है, या किसी मनुष्य को हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गलघंड रोग होता है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सही करना है, बस उससे मतलब है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इस थायरोक्सिन का जो संश्लेषण है या फिर रिलीज किया जाता है, ये आपकी थायराइड ग्रंथि करती है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। रेगुलर क्लासेज होती हैं, और पीडीएफ का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। फ्री वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 700 क्वेश्चन वाली पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।